जैसे लास्ट टाइम जो हमारा वेबिनार हुआ था उसमें हमने कुछ टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन किया था। एक टॉपिक जो था हमने कैसे करेंसी इवॉल्व होती है, मैं उसको शो करना चाहूंगा। कौन कौन है जिन्होंने वो टॉपिक जो है हमारे साथ ज्वाइन किया था, वो बिल्कुल बताएंगे कि हमने इसके बारे में देखा था। जो भी करेंसीज हैं, जो भी बीते समय में जितनी भी करेंसीज का इवोल्यूशन हुआ है या फिर हमने देखा है कि किस तरीके से करेंसीज जो हैं। अब मेरा मानना ऐसा है कि जब हम हिस्ट्रीज को देखते हैं, जो भी हमारी हिस्ट्री होती है, हम उसको अगर समझते हैं प्रॉपरली या उसको Recording अंडरस्टैंड in करते हैं, progress. तो उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करने की पॉसिबिलिटीज ला पाते हैं। प्रेजेंट्स पे तो हम हमेशा ही फियरफुल होते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर के सोचते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन जब हम पीछे पलट करके देखते हैं कि हमने कितनी अचीवमेंट्स या फिर कितने तरीके से अपने आप को हैंडल किया है, तो जाकर के हमें फ्यूचर के लिए भी एक समझ पैदा होती है। तो हमने लास्ट टाइम जो इस टॉपिक को उठाया था, और जो भी जो हमने गोल्ड बैक इकोनॉमी के बारे में देखा, और लास्टली डेब्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम के बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम जो है वो इवॉल्व हुआ मनी को लेकर के। फिर तीसरा फेथ बेस्ड करेंसी सिस्टम को हमने देखा था कि किस तरीके से जो मार्केट में फेथ बेस्ड करेंसी वर्क कर रही है, जैसे कि हमारा आईएनआर हो गया, फियाट हो गया, या फिर बहुत सारी ऐसी करेंसीज जो ग्लोबली फियाट के रूप में घूम रही है, यूएस डॉलर हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया। तो हमने इसके बारे में भी समझा कि ये फेथ बेस्ड करेंसी किस तरीके से वर्क करती हैं, क्योंकि ये हमारी एग्जिस्टेंस पे डेली बेसिस पे कहीं ना किसी तरीके से रोल अदा कर रही हैं। तो मे भी है कि मैं समझता हूँ कि आप सभी इस वेबिनार पे रहे होंगे जब मैंने इसको लिया था, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आपको कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री के साथ में जोड़ता है कि कैसे हम आज जो भी क्रिप्टो करेंसीज यूज कर रहे हैं, और पहले जो हम यूज किया करते थे वो किस तरीके से जनरेशन को ट्रेड के लिए एक लेवल पे रखती थी, और आने वाली जो करेंसीज हैं वो किस तरीके से काम करती थी। तो हमने बहुत ज्यादा एक जो लास्ट में जो हमारी जो भी करंट जो मतलब जो करंट करेंसी है जिसको हम बोलते हैं, वो अगर हमने देखा था तो इमरजेंस ऑफ बिजनेस बेस्ड करेंसी है। हम पूरे टॉपिक को यहीं से चालू करेंगे और हम आज के टॉपिक पे जाएंगे इसको समझने के बाद में। अब देखिए, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इसके पीछे का सिर्फ एक रीजन है कि जो भी नॉलेज है, और मैं जानता हूँ कि किसी भी चीज को आप जब तक समझेंगे नहीं या उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो उस पे बिलीव करना या उसको फॉलो करना, वो सारी चीजें थोड़ी सी मुश्किल और पॉसिबल अनपॉसिबल होती हैं। तो हमने जब लास्ट टाइम समझा गया कि जो भी करेंसी गोल्ड से लेकर के आज फेथ बेस्ड जो भी हम आईएनआर यूज कर रहे हैं, उसके बिहाइंड द सीन अब किस तरीके की करेंसीज जो है वो मार्केट पर रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो उसमें से एक करेंसी थी कि हमने जाना था कि जैसे जियो कॉइन ने अपना कॉइन अभी रिप्रेजेंट किया, तो हर इमरजेंस ऑफ बिजनेस करेंसी, बिजनेस बेस्ड करेंसी जो है मार्केट पे अभी रोल आउट हो रही है। तो बेसिकली अब ऐसा है कि हर बिजनेस की अपनी एक करेंसी हो सकती है, ऐसा भी दिखाया जा रहा है, जो कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पे प्रमोटेड है। और ये सारी चीजें किसी न किसी बिजनेस के थ्रू या फिर किसी न एक कम्युनिटी के थ्रू चलती हैं, जो कम्युनिटी उस करेंसी पे बिलीव करती है। चाहे वो किसी भी तरीके से उस बिजनेस मॉडल पे करती हो, चाहे वो अर्निंग पे करती हो, या फिर किसी भी चीज पे, जब वो करेंसी अपने फेथ को उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी पे दिखाती है, तो उस करेंसी की सर्टेन वैल्यू डिसाइड होती है। अगर किसी भी चीज की कोई वैल्यू होती है, आप अगर समझते हैं कि हम कोई भी बिस्किट का पैकेट अगर खरीदते हैं या फिर 100 का नोट अगर हम लेकर के घूमते हैं, तो वो 100 का नोट इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि सामने वाला पर्सन उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो बेसिक सा पॉइंट है। और इसी अगर 100 के नोट को अगर मैं जंगल पे लेकर के चला जाऊं, तो वो 100 के नोट का सिर्फ एक कागज के नाम पे वैल्यू रह जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिलीव की बात है कि कौन सा व्यक्ति इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमने जब शुरुआत की थी, कहीं ना कहीं हमारे पास मुश्किल से 100 या 200 लोग रहे होंगे, लेकिन आज इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि 5 लाख से ज्यादा लोग हमारी इस करेंसी को ट्रस्ट कर रहे हैं। तो मैं जस्ट यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मिस्टर मिंट एक बिजनेस है और उसके बिहाइंड द सीन एक करेंसी है, और करेंसी के प्राइसेस इन द सेंस स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर नीचे हो सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि बिलीव, ये जो सिस्टम है किस तरीके से क्रिएट हुआ। आज जो हम टॉपिक इसके थ्रू उठाएंगे वो टॉपिक है कि किस तरीके से सिस्टम जो है वो इवॉल्व हुआ है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो एक यूज केस है ओनली क्रिप्टो करेंसी का, वो किस तरीके से मार्केट पर रिप्रेजेंट हुआ, हम उसके बारे में जानेंगे। तो बेसिक जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अब सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, होप सो। यस सर, विजुअल है। तो देखिए, सबसे पहली बार अगर मार्केट पे कोई करेंसी रिप्रेजेंट हुई है जो कि सर्वाइवल कंडीशन पे, जो कि आज तक सर्वाइव कर रही है, उसको हम बोलते हैं बिटकॉइन। तो बिटकॉइन आज भी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहा है।
और इसके पीछे इसकी सोच और इसकी थिंकिंग ये किस तरीके से रिप्रेजेंट हुआ, और इसके सर्वाइवल के तहत क्या क्या कंडीशंस खड़ी हुई थी, ये क्यों आया था, उसके पीछे का बेस मॉडल क्या था जो वो रिप्रेजेंट हुआ, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा है कि 2007 में जो मॉर्गेज क्राइसिस हुआ था, आप में से बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे इस चीज को, लेकिन 2007 में यूएस का एक मॉर्गेज क्राइसिस था जिसकी वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल पे चली गई थी। डाउनफॉल पे चली गई थी इन द सेंस लोगों का फेथ खत्म हो गया था कि जो गवर्नमेंट, जो हम फियाट आज यूज कर रहे हैं, जिसको हम आईएनआर बोलते हैं या यूएस में हम यूएस डॉलर बोलते हैं, वो करेंसी जब फेल हो गई थी तो लोगों का बिलीव खत्म हो गया था कि ये करेंसी किस तरीके से फेल हो सकती है, और मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ एक फेथ है वो भी किस तरीके से फेल हो सकता है, क्यों, उसकी बिहाइंड द सीन उसकी प्रॉब्लम्स और वो सारी चीजों को समझते हुए जब 2007 का क्राइसिस आया वो मॉर्गेज क्राइसिस के तहत। अब क्यों आया था वो क्राइसिस? क्योंकि उस टाइम तक जो हमने इससे पहले देखा कि गोल्ड बैक करेंसी या डेट बैक करेंसी जो भी कर्जे के तहत ली जाती है वो करेंसी, वो सारे के सारे मॉडल्स इस वक्त तक फेल हो चुके थे। तो 2007 में ये जब क्राइसिस हुआ तो एक तरीके का इंट्रोडक्शन दिया जाता है यहाँ पर कि सिग्निफिकेंटली इकोनॉमिक इवेंट नॉट ओनली डिस्टर्ब द ग्लोबल फाइनेंशियल, जो 2007 में मॉर्गेज मॉर्गेज आप सभी समझते होंगे कि मॉर्गेज जो है, जब हम कोई भी घर, प्रॉपर्टी या किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉपर्टी जब हम बैंक में गिरवी रखते हैं और उसके तहत बैंक हमको लोन देता है, उस लोन की प्रोसेस को हम मॉर्गेज बोलते हैं। या हम कोई घर खरीदने के लिए जाते हैं तो उस घर की एक सर्टेन वैल्यू होती है, उस सर्टेन वैल्यू के बिहाफ में हमें लोन मिलता है, और वो पैसा हम उस घर को खरीदने या फिर उसको रन बिल्ड करने पे लगाते हैं। तो जब इस तरीके के लोन की प्रोसेसेस जब बहुत ज्यादा बढ़ गई 2007, मतलब 2007 से पहले ये प्रोमिसेस आए जिसमें जो फियाट है वो बहुत तेजी से अपने मार्केट को या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में रोल आउट होना चालू हुआ, जो भी हम आईएनआर बोलें। तो 2007 के क्राइसिस मतलब उस टाइम तक एक ही घर को बैंक में एक लूपहोल हुआ करता था, जो कि एक ही घर को उसकी वैल्यू से ज्यादा में लोन दे देता था। अगर किसी घर की कीमत है, मान लेते हैं कि 1 लाख, मतलब 1 करोड़ की उस घर की कीमत है, और उस घर पे अगर 2 करोड़ का लोन दे दिया जाए, मान लेते हैं कि उस घर की कीमत ही केवल 1 करोड़ है, और उस घर पे 2 करोड़ का बैंक के द्वारा लोन दे दिया जाए, तो क्या वैल्यूएशन सेट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो उस वक्त में यही चीजें बैंकिंग के थ्रू की जा रही थी। सारे बैंक्स जो हैं वो लोन ऑफर कर देते थे, और उसी पैसे को फिर से वो बैंक के पास आ जाता था, फिर से वो उसको दूसरे होम लोन के लिए ऑफर कर दिया करते थे। तो इस तरीके से जो पैसा शायद था भी नहीं बैंकों के पास में, वो भी लोन के तहत में घूम रहा था। एक ही प्रॉपर्टी को 2 या 3 बार उसको लोन पे दे दिया गया था, और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इस तरीके से कर रही थी। अब जैसे ही ये क्राइसिस इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, जैसे ही ये क्राइसिस इम्पैक्ट हुआ, एक प्रॉब्लम जो इकोनॉमी ने फेस की या फिर जो भी लोगों ने फेस की, वो सारी चीजें जब दिखाई थी, तो एक ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ। यूएस की वजह से जितनी भी गवर्नमेंट इकोनॉमी थी, चाहे वो इंडिया की बोले, चाहे चाइना की बोले, चाहे किसी भी जगह की बोले, वो सारी की सारी इकोनॉमीज जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच थी, और वो भी सारी की सारी फॉल हुई। जैसे अभी हम देख रहे होंगे कि हमारा रुपीज भी फॉल हो रहा है एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर। तो जो रुपीज फॉल हो रहा है इन द सेंस यूएस डॉलर, एक यूएस डॉलर पहले जो 82 रुपए 80 रुपए मिला करता था, वो अभी 87 रुपए 87 रुपीज में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं रुपीस का भी इसी तरीके से जो फॉल होता है वो आया उस टाइम पे, और बहुत सारी गवर्नमेंटल इकोनॉमी जो है वो फेल हुई, और लोगों का जो ट्रस्ट था उस फियाट करेंसी के ऊपर में, वो बिलीव जो है वो कम हुआ एक तरीके से देखा जाए तो। तब उस टाइम पे जैसे ही लोगों का फेथ उस गवर्नमेंट करेंसी से जब कम हुआ, तब आप देखेंगे कि 2007 के ही टाइम पे एक नई टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट हुई जिसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पहले से एग्जिस्ट करती थी, ये सिर्फ एक रिकॉर्डेशन तकनीक थी जिसमें लोग अपने डेटा को रिकॉर्ड करके रख सकते थे, वो भी डिसेंट्रलाइज वे पे। अब मेरा मानना यह है कि जब भी कोई बड़ी परेशानी आती है उसके साथ ही सॉल्यूशन उसके अंदर ही छुपा होता है, और उस सॉल्यूशन के साथ ही कुछ ना कुछ नया पैदा होता है। तो हमने दो अगर हम पीछे 2007 पे जाकर के देखते हैं तो उस टाइम पर हमारे सामने मार्केट पे एक नई करेंसी जो कि सातोशी नाकामोटो के नाम के व्यक्ति ने रिप्रेजेंट की, जो कि बनी हुई थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में, जिसका नाम था, उस करेंसी का, मात्र उस करेंसी का नाम था बिटकॉइन। तो अब आप ऐसे बिटकॉइन को एक एज अ करेंसी देख सकते हैं, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो ब्लॉकचेन का एक यूज केस है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी, वन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, जो कि 2007 या 2008 और 9 में पहली बार कुछ डेवलपर्स के बीच में डेवलप होकर के वो रिप्रेजेंट हुई। 2007 की परेशानी की वजह से पहली बार 2009 में वो रिप्रेजेंट हुई मार्केट पे। तो इस कंडीशन के थ्रू
इस करेंसी के ऊपर लोगों ने फेथ जमाना चालू किया कि ये किस तरीके से सर्वाइव करेगी, इसका पर्पस क्या है, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें कुछ ऐसा आसान सा है जो गवर्नमेंटल करेंसी से थोड़ी अलग है, क्या ये ऐसा क्या हो सकता है जो इसमें बेहतर हो। तो सिमिलरली जब ये 2009 से लेकर के 2011 तक का सफर तय की जब बिटकॉइन ने, तो इसकी कम्युनिटी मात्र यूएस के छोटी सी जगह पे, बहुत सारे यूएस हो या फिर चाइना हो, बहुत ही छोटे कॉलेजेस में रोल आउट हुआ करता था बिटकॉइन, फॉसेट्स के थ्रू या फिर बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में और बहुत ही तरीके से एक छोटी कम्युनिटी के बीच में ट्रेड हुआ करता था। तो उस टाइम पे इसकी कीमत हुआ करती थी, मान के चलिए आप बस कुछ सेंट्स में, 20 सेंट्स, या फिर मान के चलें तो आप 20 पैसे, 30 पैसे या 40 पैसे या 1 रुपए, इस तरीके के रूप में एक बिटकॉइन मिला करता था, जो आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं 1 करोड़ रुपए तक क्रॉस कर चुका है। अब वो क्यों हुआ है, इसके सबसे पीछे के बिहाइंड द सीन सबसे सबसे कीमती चीज है, वो है कम्युनिटी। हम हमेशा बात करते हैं कम्युनिटी के बारे में। तो बिटकॉइन की कम्युनिटी पहले हुआ करती थी, मान लेते हैं कि 2000 या 3000, लेकिन आज की डेट में अक्रॉस द ग्लोब हर कोई व्यक्ति बिटकॉइन को जानता है और किसी ना किसी तरीके से बिटकॉइन को होल्ड करता है। और कम्युनिटी होल्ड करना ही मात्र नहीं, उस चीज को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी भी रखती है। अगर मैं कोई चीज किसी व्यक्ति को दे रहा हूं, मैं तभी तक दे सकता हूं जब तक वो ले सकता है। तो अब समझेंगे 2009 में जब ये छोटा सा जब बिटकॉइन था जिसकी वैल्यू कहीं नहीं थी, वो जब रिप्रेजेंट हुआ, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट हुआ और उस टाइम पे उसकी कीमत या फिर चार्टिंग कैसे वो वर्क करता था और किस तरीके से उसका सिचुएशन जो क्रिएटेड हुई थी, वो सारी चीजें थी। तो अभी तक आपने ना चार्ट को कभी देखा नहीं होगा, शायद आप में से कोई भी कभी बिटकॉइन के चार्ट में इतना इन्वॉल्व नहीं रहा होगा। जब वो शुरुआत में आया था तो आप लोगों को सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब बिटकॉइन शुरुआत में आया था तो हम देखेंगे तो अभी बहुत कहीं पे ये आपको, ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये है 2013 की बात, 2012 से 2013 की। अब जब हम पीछे भी जाते हैं इसमें, तो हम पीछे भी वही देखेंगे कि ये कई बार ऊपर उठना, कई बार नीचे गिरना, ये इसकी बेसिक टेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि कई कम्युनिटीज का बिलीव आता है, कई कम्युनिटीज का बिलीव, कई लोगों का बिलीव इससे ऊपर उठता है। तो सिर्फ एकमात्र रीजन होता है इसके फॉल बैक का या ऊपर उठने का। तो आपको दिख रहा होगा, जो चार्ट दिख रहा है, ये करीब करीब 100, जो इसका वो है प्राइसिंग है, $186 से लेकर के जो इसका फॉल है $60 तक का है। मतलब अपने से 3 गुना डाउन चीजों को लेकर के। अब मेरा मानना ये है कि इतने समय में हर चीज, क्योंकि ना कई बार होता क्या है, शुरुआती जब करेंसी आती है तो उस पर कोई बिलीव करता है, कोई नहीं करता, लेकिन जो लंबे समय तक बिलीव करते रहते हैं वही टाइम फ्रेम का और वही प्राइसेस का फायदा उठाते हैं। क्योंकि हर बार अगर वो चीज सर्वाइव करने वाली है, उस पर बिलीव है, तो वो किसी ना किसी तरीके से सामने आएगी और उस पर लोग, नए लोग भरोसा करेंगे और वो फिर से उसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो जैसे बिटकॉइन को हमने इतने लंबे समय से देखा, वो चलता रहा, कई बार वो $60 के नीचे गया, कई बार वो नीचे जाता जाए, और आज की डेट में करीब करीब 2012 से 2011 से लेकर के हम देखें तो आज 2025 में बैठे हैं, उसको करीब करीब 12 या 13 साल लग गए इस जगह पे आने पे। अब उसकी क्वांटिटी और बहुत सारी चीजें, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है मैटर करती है उसकी प्राइस वैल्यू पे। तो इस वजह से उसका जो डिफरेंशिएशन है वो है। अब जैसे ही हम वापस अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं, जैसे ही हमने देखा कि 2007 की प्रॉब्लम की वजह से एक बिटकॉइन क्रिएट हुआ, और उस बिटकॉइन क्रिएशन के जो की फीचर्स थे या फिर उस पे जो बिलीव करने का जो ट्रस्टेबिलिटी फैक्टर्स थे, वो कहीं ना कहीं ऐसे थे, जैसे कि हमने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी थी उसमें, सिक्योरिटी थी। अब डिसेंट्रलाइजेशन किस तरीके से था, क्योंकि वो पब्लिक अपने आप में ही होल्ड करती थी उसको, उसकी ऑनरशिप पब्लिक के हाथ में थी, चाहे वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे रखें, उसका कोई भी सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं था गवर्नमेंट के पास में। वो इसलिए इस तरीके से सर्वाइव करी और धीरे धीरे उसका अडॉप्टेबिलिटी बढ़ता गया। तो यहाँ पर तीन फैक्टर जो है इस पूरी करेंसी के मॉडल के, मतलब जो डिसेंट्रलाइज या क्रिप्टो करेंसी के फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिखाई देते हैं: डिसेंट्रलाइज, ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी, एंड देन अदर। उसके बाद हुआ द इवोल्यूशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी अपने आप में आज की डेट में ग्रो करते हुए पिछले 12 या 13 सालों में, जो उसने एक ब्रॉडर एस्पेक्ट्स लिया है, या फिर हम बोलें कि जितने भी लोगों ने इसको गेन किया है, जितने भी लोगों ने इसको अब एक्सेप्ट करना चालू किया है, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 2 साल या 3 साल पहले आप में से कोई भी होगा जो इस चीज को ओन नहीं करता होगा, लेकिन आज की डेट में किसी ना किसी तरीके से, चाहे आप डॉज बोलें, चाहे मिस्टरमेंट बोलें, चाहे किसी भी चीज पे बोलें, एज इट इज किसी ना किसी क्रिप्टो करेंसी को आप होल्ड कर रहे हैं। और ये आज की डेट में हर किसी बिजनेस का अपना एक खुद का करेंसी है, जो कि उसकी ट्रेड परफॉर्मेंस को ध्यान देता है। हमने लास्ट टाइम भी इस चीज को समझा था कि ये किस तरीके से मार्केट की अडॉप्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है।
अब ब्रॉडर इम्पैक्ट आ चुका है, आज के डेट में इतना बड़ा इकोसिस्टम खड़ा हो चुका है। बाइनेंस से लेकर के हम ये सारी चीजें आज से 7 से 8 साल पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। 3 साल पहले शायद जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, स्टेटमेंट मिनफोर्स, ये सभी एग्जिस्ट नहीं करते थे। लेकिन आज की डेट में जो 5 लाख से ज्यादा लोग हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। आने वाले प्रोजेक्ट्स में मे भी है कि 1 करोड़ ऑफ पीपल एग्जिस्ट करेंगे, तब भी टोकन यही होगा, इस प्रोजेक्ट की करेंसी यही होगी। होल्ड करने वाले, यूज करने वाले, वो सभी बदलते जाएंगे, लेकिन करेंसी ऑफ मोड इस बिजनेस का यही रहेगा। इसका प्राइस वैल्यू इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग होगा। जितने ज्यादा लोग इसको परचेज करना चाहेंगे उतनी ज्यादा होगी। और टाइम के साथ में लोगों का बिलीव खत्म होता है। लोगों का, आज आप बिटकॉइन होल्ड करते हैं, कल आप बिटकॉइन नहीं करेंगे तो इथेरियम करेंगे, कल इथेरियम नहीं करेंगे तो किसी और चीज को करेंगे। जब बिलीव करते हैं तब वो करेंसी का प्राइस ऊपर जाता है, और जैसे ही आप उससे हटते हैं तो उस करेंसी का प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे जाता है, क्योंकि वो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एक टाइम फ्रेम लगता है, एक समय लगता है, और सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत ही लेवल्ड वे पे, एक कॉस्मिक वे पे, हर कंट्री में जो रेगुलेशंस हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और बहुत सारी चीजों पे आज की डेट में ये खड़ा हो रहा है। तो हम, जैसे हमने बोला ना कि अभी तक जैसे हमने देखा कि किस तरीके से करेंसियां अपने आप को बदलती हुई आई। पहले गोल्ड यूज हुआ करता था, उसके बाद दूसरी जो करेंसीज हैं, तांबे पीतल, वो यूज हुआ करती थी। फिर हमने देखा कि पेपर मनी आया, गोल्ड बैकिंग की वजह से आप गोल्ड रख दीजिए, और उसके बाद फिर आप पेपर मनी यूटिलाइज कर सकते हैं, जो फियाट है वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो आया वो आज भी हम फियाट यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अभी हम फियाट की जगह डिजिटल ई रुपीज यूज कर रहे हैं, यूपीआई यूज कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं कागज नहीं है शायद। और उसके एवज पे हम बिजनेसेस पे भरोसा करके किसी ना किसी तरीके से किसको होल्ड कर रहे हैं, इन करेंसीज को होल्ड कर रहे हैं। तो हम देखेंगे टाइम टू टाइम हर चीज का एक इवोल्यूशन आया है, और हर चीज किसी ना किसी तरीके से पोस्टपोन्ड हुई है और प्रिपोन्ड हुई है, और उसके तहत उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आए हैं। तो इन सारी चीजों को जब हम समझते हैं तो हमारा एक बिलीव पैदा होता है उस इंडस्ट्री के ऊपर में। और अब ये समझिए कि उस समय बैंक्स सारे के सारे, जहां पे भी हम फियाट यूज किया करते थे 2007 में, वो सारे के सारे बैंक्स बंद हो गए, डिफॉल्ट हो गए। उनमें लोगों का पड़ा हुआ पैसा लोगों को वापस नहीं मिला। तो जब बैंक्स इस तरीके से हो सकते हैं, और उसके बाद जब डिसेंट्रलाइजली ये करेंसी आती है, तो डिसेंट्रलाइज तरीके से आप अपनी करेंसी का ओन करते हैं, होल्ड करते हैं, और उसके ओनर भी आप हैं, आपके पास है वो चीज, और बिजनेस उस चीज को ग्रो करता है। और बिजनेस जितनी ज्यादा कम्युनिटी उस करेंसी के लिए आपके पास लेकर के आता है, उस करेंसी की वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज होती है। तो बेसिकली हम ऐसे ही कई सेशंस जो हैं आने वाले समय में, जैसे एक टॉपिक हो गया हमारा इवोल्यूशन ऑफ करेंसीज, सेकंड टॉपिक हो गया कि बिटकॉइन का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, तीसरा टॉपिक हम इसी तरीके के 4-5 सेशन करेंगे, जो कि अपॉर्चुनिटी कॉल पे होंगे या फिर वीकली होंगे, जो इस इंडस्ट्री के बारे में हम अंडरस्टैंडिंग, बिलीव और सारी चीजें पैदा करेंगे कि ये इंडस्ट्री एक्चुअली वर्क किस तरीके से करती है। और जब हमको पता चलेगी कि ये इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, तो हम इस पे और ज्यादा बिलीव कर पाएंगे, या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम और अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज कॉल पे, जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज कॉल होती हैं वो एज इट इज होंगी, जब भी हो रही हैं। लेकिन बीच में एक आधा सेशन हम इस तरीके का, या बेहतर तरीके का, जो भी इस इंडस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप या स्टेप बाय स्टेप जो भी एजुकेट करने की कोशिश करेंगे, या इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हम देने की कोशिश करेंगे इस जगह पे। सो बिल्कुल, आप सभी, राजेश जी, दैट्स द थिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वीरेश सर। और आज हमारे साथ राहुल सर भी हैं इस मीटिंग में। तो काफी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे वो अंडरस्टैंड कर पाए होंगे टेक्नोलॉजी को, और किस तरीके से बिटकॉइन ने काम किया या क्रिप्टो करेंसी काम करती है। आगे की चर्चा के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे को फाउंडर मिस्टर राहुल भदौरिया सर को। आज हम हमारे साथ हैं वो, तो हम उनको भी सुनना चाहेंगे। तो प्लीज राहुल सर। गुड इवनिंग एवरीवन। आई थिंक सभी लोग अच्छे होंगे। ये सर, गुड इवनिंग। है ना, गुड इवनिंग। ये अभी बहुत अच्छी जानकारी दी है वीरेश सर ने, क्रिप्टो करेंसी के इवोल्यूशन के बारे में जो बताया और जो जानकारी हमें मिल रही है। आप मानो ये जो जानकारी आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी जो आपको मिश्रण प्रोवाइड कर रहा है ना। क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जिस इंडस्ट्री में हमें अपना फ्यूचर बनाना है, क्योंकि ये सभी को पता है कि क्रिप्टो और वेब3 का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आने वाले सभी इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं वेब3 में ट्रांसफॉर्म हो रही है, माइग्रेट हो रही है। तो उस इंडस्ट्री में क्रिप्टो करेंसी ही एक ऐसा मीडियम होगा जो कहीं ना कहीं पेमेंट गेटवे के तौर पे यूज किया जाएगा, और इसको एज ए ग्लोबल करेंसी के तौर पे सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक्सेप्ट करती जा रही हैं। आप देखो यूएस में जो हमारे नए प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कितना अग्रेसिवली काम कर रहे हैं, नए नए रूल्स लाते जा रहे हैं, नए रेगुलेशंस लाते जा रहे हैं, टैक्सेशन को और ज्यादा ईजी करते जा रहे हैं। तो यूएस जिस चीज को करता है कहीं ना कहीं जो रेगुलेशन फॉलो करता है, तो बाकी कंट्रीज तो ऑटोमेटिकली उनको फॉलो करती ही करती है। ठीक है, तो आने वाले समय में जिस तरीके से आज यूएस में रेगुलेशंस को बहुत इजी बनाया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, वैसे ही आने वाले समय में और भी कंट्रीज, जिसमें इंडिया का भी मैं नाम लूंगा, इंडिया को मिला के कई बड़ी कंट्रीज भी क्रिप्टो को लेके या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके या और भी टेक्नोलॉजी को लेके एक रेगुलेशंस को इजी बनाएंगे।
हालांकि इंडिया में रेगुलेशन तो ऑलरेडी है, बट जो टैक्सेशन का अभी जो परसेंटेज हाई है वो कहीं ना कहीं अब इजी होगा, क्योंकि यूएस इस मतलब वर्ल्ड में मानता हूँ लीड करता है टेक्नोलॉजी वाइज या रेगुलेशन वाइज। तो अगर यूएस कोई चीज इजी कर रहा है तो बाकी कंट्रीज को ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा। तो ये हम सबके लिए अच्छी बात है कि ये रेगुलेशंस इजी हो रहे हैं, टैक्सेशन कम हो रहा है। तो इसकी शुरुआत यूएस कर चुका है, बाकी कंट्रीज भी फॉलो करेंगी। तो ये जो जानकारी हमको मिल रही है और आने वाले समय में जिस तरीके से फ्यूचर हमारा वेब3 का है, तो कहीं ना कहीं हम सब तभी उस इंडस्ट्री का या टेक्नोलॉजी का एडवांटेज उठा पाएंगे जब हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, नॉलेज होगी। तो आज वीरे सर के माध्यम से जो जानकारी हमें मिल रही है, जैसे वीरे सर ने बताया कि आने वाले हम दिनों में कई और भी सेशन करेंगे, उसमें और भी जो नए सेशंस होंगे उसमें और भी नई जानकारियां दी जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं हम सबको लर्न करना चाहिए, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर हम फ्यूचर में अपना इस इंडस्ट्री में फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं, अपने आप को एक इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ये जानकारी ही, ये नॉलेज ही हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी कि हम इस इंडस्ट्री को प्रॉपर तरीके से और ज्यादा यूटिलाइज कर पाए। तो मैं बस यही बोलूंगा कि आप सभी लोग इन सेशंस को अटेंड कीजिए, और जो जानकारी आपको मिस्टर के द्वारा मिल रही है आप उसको प्लीज उसको एक्सेप्ट करिए, उसको लर्न कीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको कोई और कंपनी नहीं देगी। तो मिस्टर तो थैंक यू, मैं भी बोलना चाहूंगा कि मैं इंस्ट्रूमेंट का पार्ट बनाऊं, और हम सबके लिए गौरव की बात है कि हम इंस्ट्रूमेंट के पार्ट बने हैं। और ये जो जानकारी है, ये जो विजन लेके हम चल रहे हैं, तो डेफिनेटली कि इंडिया में कहीं ना कहीं, इंडिया में तो खैर ठीक है, बट मेरा बिलीव है कि वर्ल्ड में हम एक नया पहचान बनाए। इंडिया में लोग इतने एजुकेट हों इस इंडस्ट्री को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, कि गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाए कि नहीं यार, इंडियन कम्युनिटी इतना कैसे एजुकेट है, इंडियन एजुकेट है, तो कहीं ना कहीं उनको भी मजबूर हो जाए कि हमको कुछ और अच्छे बेटर रेगुलेशन बनाए जाए, हम अपनी आवाज उठा पाए अगर हम एजुकेट रहेंगे तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। तो थैंक यू वीरेश सर, ये एक बहुत यूजफुल और नॉलेज शेयर करने के लिए। तो बस यही बोलना चाहूंगा और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन फ्रॉम माय, ओवर टू यू राइस सर। यस सर, लाउड एंड क्लियर। जैसे वीरेश सर ने और राहुल सर ने बताया कि पूरा सिस्टम ही एजुकेशन का है, और जो भी लोगों का डाउट होता है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए वो बेसिकली एजुकेशन ना होने की वजह से होती है, नॉलेज ना होने की वजह से होती है। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेसिक नॉलेज लें चीज़ों को, और जितनी भी हमारी मीटिंग्स होती है उसमें कनेक्ट हुआ करें, चीज़ों को समझिए। मिस्टर मिन पूरा इंटायर इकोसिस्टम है, ये कोई शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है। इसमें फ्लक्चुएशंस होगा, वो सारी चीज़ें होंगी जो हर एक फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स में होता है। जो आपने शुरू से देखा हुआ है कि प्रमोद सर ने समझाया कि हमारा फंडामेंटल टोकन किस तरह से वर्क कर रहा है, और जितने भी आज तक वर्ल्ड में अभी तक जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं, सबका आप पूरा ग्राफ उठा के देखेंगे पिछले 5 साल 10 साल का, सब देखेंगे कहाँ से कहाँ, मतलब 80% 90% तक भी डाउन हुए वो सब। तो ये फ्लक्चुएशन एक पार्ट है पूरे इकोसिस्टम का, किसी प्रोजेक्ट का। तो वो हमें, हमारी जो मानसिक स्थिति उसको बहुत ज्यादा मतलब इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। और जब भी आपको चीज नीचे मिलती है उसको खरीदना चाहिए, और आपको जो ऊपर मिलती है वैसे आपकी वैल्यू बढ़ती है। सेम जैसे कोई गोल्ड है, आप गोल्ड का रेट डाउन होगा तो आप उसको बाय करेंगे, जब रेट डाउन बढ़ेगा मतलब आपका असर बढ़ता चला जाता है। तो जब हमारा रेट डाउन है तो आपके पास चांस होता है उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएनटी का या जो भी करेंसी आप रखते हैं उसको अपने पास कलेक्ट करने के लिए। ये राइट टाइम है हम लोग एंट्री करने के लिए। और इसका फ्यूचर जिस तरह से बता रहे हैं हम लोग, हमारा ब्लॉकचेन सारी चीजें इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, वो अल्टीमेट है, प्योर फंडामेंटल है, स्ट्रॉन्ग है, विजन क्लियर है। थोड़ा सा वेट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। दूसरा, आप लोग पूरा जिस तरह से काम करें 2024 में, पूरा उसी से प्लानिंग कीजिए, वर्किंग कीजिए, अपना गोल सेट कीजिए। और शिप डेफिनेटली बोलो 2025 2024 से बहुत बड़ा होने वाला है, ये डिसाइडेड है पहले से। आप सब लोग मिलकर काम करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और बहुत सारे आगे बढ़ते हैं। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू।